ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, आज फिर से एक सेवा हमें मिली है। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को सेवा का मौका मिला है। तो मेरे साथ कैमरा पर विशाल तिलोरिया जी और मैं प्रवेश शर्मा नगरोटा हेल्पिंग हैंड से आज जा रहे हैं सुन्नी में, क्योंकि लगभग 1-2 महीने से कॉल आ रही थी मुझे बार बार कि यहाँ पर कोई परिवार रहता है, बुज़ुर्ग है, दंपत्ति हैं, दोनों रहते हैं और मकान की जो हालत है बड़ी खस्ता हो चुकी है। तो मैंने 1-2 महीने इसलिए लेट किया कि चलो बीच में जो स्थानीय जो शासन है, जो एमएलए साहब हैं, वहाँ के प्रधान वगैरह हैं, पहले तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन बैठा हुआ है, लास्ट में हमारा होता है कि जो प्रशासनिक कार्यों से हट के जो कार्य होता है वहाँ पर नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स छिटपुट प्रयास करने की कोशिश करता है कि जो थोड़ी बहुत मिल के जो सहायता प्रदान की जाए। लेकिन आज 2-3 दिनों से लगातार फिर से कॉल आ रही थी कि सर आप आइए आइए, बरसातें आने वाली हैं और जो परिवार है बहुत ज़्यादा दुखी है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज रूबरू करवाते हैं सुन्नी सरोत्री में जाकर कि कौन सा ऐसा परिवार है, क्या उनकी मुश्किलें हैं। जो कुछ होगा मैं आपके साथ रूबरू करवाऊंगा और जो हमारा स्थानीय प्रशासन शासन जो भी देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि उनकी जो भी समस्या है, उन्होंने अगर आपके सामने अपनी समस्या रखी है तो उसका तुरंत समाधान करें। ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से। और अगर उन्होंने आपकी तरफ आपके समक्ष अभी तक कोई भी समस्या नहीं लेके आए हैं तो मैं आपको उनकी समस्या से आज रूबरू करवाता हूं। तो चलिए चलते हैं सुन्नी सरोत्री में। तो अभी हम हैं यहाँ पर, ये जो लोकेशन है ये है नियारगलू की। तो ये है बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा था। विशाल भाई बोलने लगे कि यहीं पे रुकते हैं, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो विशाल का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि पहले मुझे अकेले जाना पड़ता था हर केस में, कैमरा भी खुद होल्ड करना पड़ता था, आगे जाके उनसे बात भी करनी पड़ती थी। लेकिन विशाल अपना इतना कीमती समय है, सब्जी मंडी है इनकी नगरोटा बगवा में, आपको पता है सुबह 4 बजे से इनका काम शुरू हो जाता है और पूरा दिन ही बिजी रहता है इनका। लेकिन फिर भी अपने ज़रूरी काम से विशाल सेवा में अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। छोटा भाई है और बहुत ज़्यादा सहारा मिला है इन दिनों मुझे। और संगम भाई तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो 2 भाइयों ने बहुत ज़्यादा सहायता दी है मुझे इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ में बाकी जो नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की टीम है उनका तो मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, जो अपनी नेक कमाई का हिस्सा हमेशा देते रहते हैं हर केस में। तो चलिए चलते हैं विशाल जी, आगे बढ़ते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ, ये भाई का प्यार है और भाई का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो आज भाई के साथ हूँ मैं। आशीर्वाद नारायण जी का, हमारा तो प्यार है। हैं बाबा बड़ो मंदिर, यहाँ से 10 किलोमीटर है। ये है छू घेरा वन में हम एंटर हो चुके हैं और अभी ये रोड जाता है सीधा सरोत्री की तरफ, सरोत्री बाबा बड़ो की तरफ यही रोड जाता है। तो आप लगातार हमारे इस ब्लॉग के साथ बने रहें। अगर हमारी सेवाएं आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी सेवा वाले ब्लॉग्स होंगे वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। आज भाई भी ड्राइव का आनंद लेते हुए, बहुत मतलब बड़े समय के बाद इस तरफ आया हूँ मैं और बहुत प्यारी लोकेशन है। आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे अगर आपको ट्रैफिक से दूर कहीं जाना है, एकांत में समय व्यतीत करना है, फैमिली के साथ आपको घूमने फिरने के लिए आना है, तो आप इस तरफ आ सकते हैं बाबा बड़ो वाली लोकेशन में। मतलब काफ़ी पीस आपको यहाँ पे मिलेगा, काफ़ी शांति आपको यहाँ पे मिलेगी। कितना है किलोमीटर आगे? जेड़ा मैं दसिया बंडा 3 किलोमीटर। अंकल जी, बंड किस तरह बंड आगे ही कितना किलोमीटर? तो दोस्तों, सुन्नी में हम पहुंच चुके हैं। जो बंड जगह है, ये गांव का नाम है बंड। और
कुसुमलता जी, ये हैं जो पेन ले रही हैं इन परिवार का, अपने गांव का ख्याल रख रही हैं, ये भी कि ऐसे से दिक्कत चल रही है। तो इन्होंने बड़ी सारी कॉल्स की, तो 2 महीने से लगातार कॉल्स आ रही हैं। तो इन्होंने जितनी भी प्रशासनिक जो भी कार्रवाई थी वो सारी कर ली, जिन जहाँ जहाँ एप्लीकेशन देनी थी दे चुके हैं। बाकी आगे चलकर इनसे बातचीत करेंगे, आपको वहाँ का पूरा सिस्टम दिखाते हैं कि क्यों फ़ोन कर रहे थे। क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और आपको पता है कि जो भी चीज़ होती है मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, आपके सामने ही देखता हूँ। तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ही अपने गांव का, अपने परिवार की तरह ख्याल रखें। तो यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं, जो मुआयना करने आए हैं मकान का। तो आपको यहाँ पे दिखा दें कि ये घर है कि ये वाला है। अच्छा, ये घर है। विशाल जी यहाँ से आए, ये मकान। तो ये है जर्जर हालत है मकान की, आप देख सकते हैं। अभी हमने एंटर भी नहीं किया है, जो चीज़ें आपको सामने दिखा रहे हैं, आप चाहे प्रशासन से देख रहे हैं, शासन से देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से मैं पूरा रूबरू करवाना चाहता हूँ कि ये हालत है मकान की। ये ऊपर तक विशाल जी आप दिखा दें। अच्छा, बरसातें। अच्छा, ये किसकी है नींद वगैरह? ये इसी मकान की है? हमने डाली है। अच्छा, पहले यहाँ से एक बार आपको बाद में बात करता हूँ। विशाल जी यहाँ से दिखाएं। अच्छा, ये पूरा निकल आया है अंदर से। इस अंदर रहते हो आप? हाँ, नहीं, सारा कैच करना। विशाल जी पहले यहाँ से दिखाएं कि क्या स्थिति है मकान की। इस तरह ये पूरा ऊपर तक। तो ये हालात हैं, जो मतलब कॉल्स आ रही थी कि बार बार बरसातें आने वाली हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको अब बात किस किस को पता है इस केस के बारे में, किस किस को नहीं पता है, इनसे हम पूछेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने आवेदन किया है अपने मकान के लिए, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी मजबूरी रखी है। तो पहले तो ये देख लें, क्योंकि ये तो मकान कभी भी गिर सकता है, पहली बरसात में, दूसरी, क्योंकि बरसातें अब आएंगी, बहुत ख़तरनाक बरसातें होती हैं। पिछले साल वाली भी कभी ना भूलने वाली बरसात थी, अभी 2022 की बरसातें। तो इस तरीके की जो होती है, यहाँ पर जो स्थितियाँ होती हैं, उनसे रूबरू करवाना है कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स तो हर किसी के साथ चढ़ने के लिए तैयार रहता है। साथ में यहाँ से दिखा दे विशाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ये हैं परिवार के जो मुखिया हैं, लाइट वगैरह है अंदर, लाइट वगैरह चल रही। ये परिवार के मुखिया, क्या नाम है? हेमराज जी। तो ये है हेमराज जी, और इसी मकान के अंदर ये गुजर बसर अपना कर रहे हैं। और ये दोनों ही हैं, आप ही हैं? हाँ जी। इसी मकान के नीचे मतलब ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब बड़ा अंधड़ आता है, तूफान आता है, भारी बारिश आती है, तो उस समय कैसे हालात होते होंगे इनके अंदर, रात को नींद आती होगी, नहीं आती होगी, आप खुद अनुभव करें इस चीज़ का। एक बार यहाँ से देख लें कि छत गिरने के कगार पे, कभी भी मतलब यहाँ से पानी रिसता होगा, मेरे ख्याल से पानी आता होगा ऊपर से ना, तो कभी भी ये नीचे मतलब दब सकते हैं, क्योंकि दूसरी कोई जगह है नहीं यहाँ पर कि यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं। क्या बोलें, ऐसी जगह जाके वही चीज़ें होती हैं, निशब्द हो जाता हूँ मैं कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। सिर्फ आप मेरे शब्दों के ऊपर ना जाएं, यहाँ पे आप देखें स्थितियों के साथ कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। और अगर किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएंगे आश्वासन देने कि ये हो गया, हम फौरी राहत ये देंगे, ये कुछ करेंगे। इनका तो जो नुकसान होगा, क्योंकि जब पूरा मकान ऊपर गिर जाएगा तो आपको पता ही क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद अगर इनको कुछ सहायता मिलेगी तो किसको मिलेगी? बाकी जो पीछे रह जाएंगे रिश्तेदार या इनके बेटे। कितने बेटे हैं आपके? ये अच्छा, यही बेटा है। अच्छा, यही बेटा है। अभी देखिए लड़का भी अभी छोटा है, इनका एक बेटा अभी कमाने लायक नहीं कि इतना बड़ा नहीं हुआ है। अभी कौन सी पढ़ते हैं? अभी आप कौन सी क्लास में? ITI कंप्लीट। ITI अभी ये अभी छोटा बच्चा ही है, मतलब ITI स्टडी दौर है, अब इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, तो अभी कहाँ से मकान बनाएगा? बुजुर्ग हैं इसके माता पिता। अब ये सोचें कि ये बेटा अपने माँ बाप के साथ अंदर गुजर बसर करता है, अंदर रहता है, और कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस चीज़ से आप खुद देख लें। बाकी यहाँ कुसुमलता जी से हम बात करना चाहते हैं कि
आप भी आ जाएं साथ में ना। क्या जी आप इनके क्या लगते हैं पहले? मेरी ये गांव की है। अच्छा, गांव के हैं। हाँ गांव की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो सर जैसे ही बारिश वगैरह तूफान आता है तो ये कभी इधर कमरे में बरामदे में रहते हैं या कभी उस बरामदे में रहते हैं, तो पूरी रात जो है कि वो बाहर गुजारते हैं। ये मकान तो कभी भी गिर सकता है और हमने प्रशासन से कहीं भी हो सका जहीं पे हमने एप्लीकेशन वगैरह दी है, कोई भी मतलब कोई भी हल नहीं निकला इसका। और प्रधान की तरफ से यही मैसेज आया कि जब मकान गिरेगा तभी क्लेम मिलेगा। तो एक बार पटवारी जी भी आए थे, उन्होंने यही बात बोली कि जब मकान गिरेगा उसके बाद ही क्लेम मिलेगा। मकान गिरने के बाद हाँ, ही क्लेम मिलेगा। मिलेगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि चलिए प्रशासनिक कुछ होते होंगे मापदंड अपने अपने हैं, इनका तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि अभी यहाँ पर ये जो 3 जन रह रहे हैं, माता पिता हैं, साथ में इनका लड़का है, इसके अलावा इनके पास कोई जगह नहीं है। तो क्या करें? जब बरसात होती है तो बरसात में क्या करें? ये बाहर पत्थरों पे बैठे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे छतरी लेके छाता लेके यहाँ पत्थरों पे बैठे, कहाँ पर जाएंगे? अब ये बोलना आसान है कि जी क्वार्टर ले लीजिए। क्या इनकी स्थिति आपको लग रही है क्वार्टर लेने वाली? कि यहाँ पर ये आजकल क्वार्टर भी आपको पता है 2-2.5 हज़ार रुपये से कम के क्वार्टर नहीं है। गांव में वैसे ही क्वार्टर नहीं मिलते हैं। कि गांव में है आपके पास यहाँ पे कोई प्रबंध है क्वार्टर वगैरह का? अगर बाई चांस प्रशासन कुछ करता भी है, मतलब इसकी रिपेयर के लिए कुछ करता है, तो तब कहाँ आप गुजर बसर करेंगे? जैसे मान लीजिए प्रशासन आता है, इसकी तोड़ फोड़ करवाते हैं, आपको कुछ फंड प्रशासन देता है, तो उस टाइम पे भी तो आपको कहीं रहना पड़ेगा ना, तो छोड़ना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप अंदर हैं उसके बावजूद काम चलाना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए क्या सोचा आपने? सर तो कुछ दिन भी मैंने जो अपना नया मकान बनाया है पे ले जाऊंगी इनको। अच्छा, अपने साथ परमानेंट तो मैं नहीं रख सकती हूँ सर, मेरे कुछ टाइम आप निकाल सकते हैं जब तक कि आपका कुछ हेल्प कर सकती हूँ मैंने की। अच्छा, हाँ ये हो सकता है। चलिए यही चीज़ थी ना कि मान लीजिए कि अभी तो आपकी मजबूरी है कि इस टाइम पे आप रखें, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये साथ देने के लिए तैयार हैं। गांव की हैं, अभी कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई आप वार्ड पंच वगैरह कुछ है, प्रधान वगैरह प्रधान कुछ भी नहीं है, लेकिन आम नागरिक हैं, आम जनता है, आम गांव के निवासी हैं, उसके बावजूद भी इतनी पेन ले रही हैं। जितने जो गांव के प्रतिनिधियों को, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको पेन लेनी चाहिए। वो तो पेन पत्नी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता अभी तक, इनको ही पता होगा क्योंकि मैं तो आज पहली बार आया हूँ। तो यहाँ पे एसडीएम साहब जी के द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए थे, उसके बारे में आप बताएं कि क्या कहा था? आप एसडीएम साहब के पास गए थे? सर हम एप्लीकेशन लेके गए थे, मैं और ये जो है ये गए थे हम दोनों ही। तो एसडीएम सर ने भी यही बोला था कि 2-4 दिन रुको, उसके बाद कुछ ना कुछ मतलब प्रोसीजर निकालेंगे इसका, कुछ ना कुछ। तो सर आज 20 दिन हो गए, तो मतलब कुछ भी प्रोसीजर या कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, आपने बताया था कि बड़ो तहसीलदार जो है, हाँ बड़ों में भी गए थे। अच्छा। और उन्होंने प्रधान जी को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि आप देख लो। तो प्रधान जी ने बोला था कि कंडीशन ख़राब है, तो उन्होंने बोला कि टेंट वगैरह लगवा दो। अच्छा, टेंट वगैरह हाँ टेंट वगैरह लगा दो, वहीं पे शिफ्ट कर दो। टेंट में मतलब टेंट कौन देगा टेंट इनको? और वो तो फिर वो तहसील वाले देंगे या फिर कहाँ पे लगाएंगे टेंट? हाँ पे कहाँ पे लगाएंगे टेंट बताओ मेरे को। फिर अब टेंट वगैरह में तो कैसे होगा? वो तो सिस्टम नहीं। प्रधान जी अगर प्रधान जी अगर आप सुन रहे हैं हमारी बात, आपकी पंचायत में हम यहाँ पे खड़े हैं, नगरोटा हेल्पिंग हैंड से मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर टेंट की व्यवस्था की, आप गांव के प्रतिनिधि हैं, चुने गए आप, तो आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता लगा था कि प्रधान जी को निर्देश दिए गए हैं, तहसीलदार बड़ो जो हैं, उन्होंने बोला था कि इनको शिफ्ट किया जाए। तो अभी तक कोई आया आपको शिफ्ट करने के लिए? कुछ किया? कितने दिन हो गए इस चीज़ को? लगभग 10-15 दिन तो हो गए होंगे, क्योंकि मेरी जो बात हो रही है। तो प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब जी ने निर्देश दिए थे, जो माननीय तहसीलदार हैं बाबा बड़ों की, उनको कहा था, और उन्होंने जो पंचायत के प्रधान हैं उनको कहा था कि इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच में बारिशें भी हुई, 2 बारिशें लगातार हुई और भारी बारिश थी। अब और भारी बारिशें होने वाली हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। तो उसी का जायज़ा लेने के लिए हम आए थे, क्योंकि इनकी लगातार 3 दिन से कॉल आ रही थी कि सर एक बार आए। फ़ोन पे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैंने ये सोचा था कि प्रशासन ने, जब ये प्रशासन के आगे बात चली गई तो उन्होंने कुछ कर दिया होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी यहाँ पर जायज़ा करने भी नहीं आया। शायद कोई आया था, कोई अधिकारी वगैरह आए थे यहाँ पे? तो सर पटवारी आए थे। अच्छा, क्या बोल गए पटवारी साहब? यही कि मतलब गिर जाएगा? हाँ गिर जाएगा, उसके बाद क्लेम दिया जाएगा। अच्छा, तो एसडीएम साहब ने ये बोला था कि इनको कहीं शिफ्ट कर दो, है ना, कोई सुरक्षित जगह पे इनको ले जाओ। लेकिन
अभी तक कुछ भी नहीं ना, अभी यहीं पे रह रहे हैं। तो एसडीएम साहब जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक इनको कहीं शिफ्ट नहीं किया गया है, अभी यहीं पे रह रहे हैं। और हालात थोड़े और भी दिखा देते हैं इनके। आ जाओ आप आगे चलो, आप दिखा दो थोड़ा सा किस तरफ से है रास्ता। आ जाओ, स्थिति आपको ना यहाँ से एक बार पूरी दिखा देते हैं, ऊपर का भी दिखा देते हैं कि ऊपर से क्या मंजर है, जब बारिशें गिरती होंगी तो क्या स्थिति रहती होगी। तो वैसे ये जो है, ये जो बनाया हुआ फाउंडेशन ये अपना है, तो इसके लिए भी पैसा दे सकते थे, जो सरकारी पैसा मिलता है। अच्छा, कोई पैसा नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ पर देखिए फाउंडेशन का काम यहाँ पे हो गया है, जो प्लंथ वगैरह वो भर दिया है यहाँ पे, बढ़िया है। लेकिन अभी वो जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, जो योजनाएं हैं घर बनाने के लिए, अगर वो योजना का पैसा अगर आ गया होता तो यहाँ पे शायद इनका घर बन गया होता। लेकिन प्राथमिकताएं होती हैं, नंबर चले होते हैं, इतने नंबर पे मकान आएगा आपका, इतने पे आएगा। लेकिन प्राथमिकताएं मेरा कहने का मतलब है कि प्राथमिकताएं उसको देनी चाहिए जो जिसकी हालात जो ज़्यादा ख़राब है। अब देखिए गांव में औरों के भी मकान मिल ही रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे प्रधान जो है उनको देखना चाहिए और सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नीडी पर्सन कौन है, 1 नंबर पे किसको रखना चाहिए, 2 नंबर पे किसको रखना चाहिए। तो वो खुद आएंगे, खुद देखेंगे, जायजा करेंगे तब। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा ख़राब हालत किसी की होगी यहाँ पे। सर आप एक बार ऊपर जाके देखो, एक बार चलो ऊपर से भी दिखा देते हैं। लेकिन समय पे कोई चीज़ मिल जाए तो उसका ही मेन चीज़ रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर का भी आपको जायजा दिखा देते हैं कि ये सिस्टम है। यहाँ तक ये मकान है, ये देख लीजिए, थोड़ी सारे तरफ से यहाँ से दिखा दो। यहाँ नीचे ही पूरा धंस गया, यहाँ पे अभी पानी रिसता होगा ना, ऊपर से पानी रिसता है। और ये पूरा मतलब यहाँ पे पैर रखने का डर लग रहा है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अभी पाँव रखेंगे तो नीचे चले जाएंगे सीधे। तो ये हालत है यहाँ की, बहुत बुरे हाल है। ये ऊपर का दिखाना जरा सिस्टम, मतलब पूरा पानी रिसता है। और अभी मतलब ये है, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि इस बरसात में ये मकान गिरेगा ही गिरेगा। भगवान की कोई कृपा रहेगी तो पता नहीं, लेकिन मकान जो है बिल्कुल यहाँ पर अभी अंदर खड़े हैं ये भाई और इनके माता पिता, कैसे यहाँ पे रहते हैं, कितना बड़ा इनका जिगरा है जो अंदर रह रहे हैं। लेकिन अभी हमें अंदर खड़े होकर डर लग रहा है कि पता नहीं कब जाके पूरा इकट्ठा गिर जाएगा। तो आप देखें, हमें कुछ 2-5 मिनट में इतना डर लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पर सुबह से शाम तक रात दिन यहाँ पे रहते हैं, मजबूरी है इनकी। तो भाई आपको डर नहीं लगता यहाँ पे रहने का कि आदी हो गया? वहाँ पर लगता है डर लगता है। बाहर चले जाते हैं जब तूफान आता है, तो जब बड़ा भारी तूफान आता है तो बाहर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे दर करते हैं, हिल जाता है पूरा मकान। और रात को आ जाए 2-3 बजे, तो 2-3 बजे रात को निकलना है। जब मैं उस दिन आया था तूफान, तो मैं अकेला बाहर बैठा था, मम्मी डैडी इधर थे। अच्छा, उस बरामदे, दूसरे बरामदे में। मतलब ये देखते हैं कि कब गिरता है। और जब बरसात होती है, भारी बरसात जब होती है, तो यहाँ से पानी निकलता है, तब आप अंदर रहते हो बारिश में? तब भी बाहर? मतलब जब भी कभी कोई बरसात होगी या फिर कोई तूफान आएगा तो इनको एकदम से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश होने के बाद या तूफान होने के बाद भी मकान गिरते हैं। ऐसा नहीं कि उसी टाइम पे गिरेगा, ये जब बरसात रुक जाएगी, तूफान चला जाएगा, फिर ये अंदर आ जाएंगे, उसके बावजूद भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो अभी तक आपने जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं उनसे आपने बातचीत की, जो हमारे अरुण कुमार कुक्का जी हैं? एप्लीकेशन दी थी पहले, पंचायत को दी थी, बताया था। पहले आए थे जब इधर भी एक और कमरा था वो गिर गया। अच्छा, तो वहाँ पर आए थे, वो गिरा था ना थोड़ा सा। अच्छा, तो विधायक साहब आए थे यहाँ पे? सेक्रेटरी आए थे, अच्छा, पंचायत के प्रधान आए थे, अच्छा, फिर पटवारी आए थे। बोला इसका नहीं क्लेम बनेगा। इसका किसका नहीं मिलेगा? जो इधर से दीवार गिरी थी, इतनी दीवार गिरी थी ना। पहले इसकी दीवार गिर चुकी है? हाँ, इस मकान की एक दीवार? हाँ, पहले था एक कमरा ना। अच्छा, एक कमरा पहले था। हाँ, वो पहले गिर गया है, हाँ, अब इसकी बारी है। हाँ, अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इसका क्लेम नहीं बनेगा, पूरा गिरेगा तो ही बनेगा, पूरा गिरेगा गिरा तो दिया। अगर बाई चांस कोई दब जाए बीच में, कुछ हो जाए तो उन्होंने बोला कि तभी मिलता, बोले ये पीछे से आते हैं ऑर्डर। अच्छा, पीछे से आते हैं।
तो अब हमें कुछ प्रशासनिक प्रणालियों का तो अनुभव नहीं है, क्योंकि हम प्रशासन के आम जनता हैं। हम मतलब थोड़ी बहुत सेवा में आगे रहते हैं, लेकिन इसका तो हमें भी नॉलेज नहीं है। लेकिन इतनी नॉलेज हमें भी है कि प्राथमिकता उस परिवार को देनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तक, एक पंचायत प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। कोई भी योजना आती है गांव तक आती है, लेकिन पंचायत प्रधान जो है हमारे या सेक्रेटरी हैं, वो पूरी यहाँ की, मतलब हम एसडीएम साहब को नहीं बोल सकते, डीसी साहब को नहीं बोल सकते, क्योंकि अब डीसी साहब हैं, उनके पास पूरा जिला होता देखने के लिए, तो उनके पास रिपोर्ट्स जाती हैं सेक्रेटरी के द्वारा या प्रधान पंचों के द्वारा। तो क्या रिपोर्ट्स आगे तक जाती होंगी? क्या ये हमारे जो चुनिंदा प्रधान पंच होते हैं, क्या उनको पता नहीं होता कि हमारे गांव में एक नंबर पे कौन पर्सन है, किसको रखा जाए, किसको प्राथमिकता दी जाए, किन को ज़्यादा ज़रूरत है, कौन खतरे में है, किन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इनकी रिपोर्ट आगे कौन भेजेगा? ये एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन में ये जर्जर हो गया मकान, कि आज 2-3 महीने में हो गया। कितने टाइम से ये इसके हालात ख़राब होते रहे होंगे और कितने टाइम से ये गुहार लगा रहे होंगे। सबसे पहले तो अपने प्रधान पंचों को ही बोलते हैं, उसके बाद जब बस नहीं चलता तो अपने एमएलए साहब के पास चले जाते हैं, एसडीएम साहब के पास चले जाते हैं, फिर आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन नौबत क्यों आती है? जब वोट दे के चुना होता है तो उनकी ड्यूटी होती है कि खुद जाके अपने मोहल्ले का, गांव का, कस्बे का ख्याल रखें, कौन मुसीबत में है। क्या उन प्रधान पंच को नींद आती होगी जब बरसात या तूफान आता होगा? उनको अच्छा लगता होगा कि नहीं यार, मैं अपने घर में, अपने पक्के मकान में आराम से सुकून से सो रहा हूँ? क्या उनके मन में आता होगा कि नहीं यार, मेरे गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो खतरे में है, अभी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उनके दिमाग में आता होगा, जहन में, कि उस परिवार का क्या बन रहा होगा? क्या वो खतरे में, क्या वो अभी दब सकते हैं? ये तूफान आया, पिछले आंधी तूफान वाले दिन हैं, कितने तूफान आते हैं आज के दिनों में, क्या उनको इतनी पीड़ा होती होगी? अगर पीड़ा होती तो आज ये संकट में नहीं होते और हमें भी शायद यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। शब्द कड़वे वही होते हैं जो सच्चाई वाले होते हैं, जो सच्चे होते हैं। इस वक्त आपको मैं बुरा लग रहा हूँगा, जो यहाँ के प्रधान हैं उनको मैं बुरा लग रहा हूँगा, या फिर सेक्रेटरी हैं उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक दिन का काम नहीं है ना। कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया, सब कुछ है, सरकार की योजनाएं सारी आती हैं, क्या क्या योजनाएं नहीं है। लेकिन इन गरीबों तक, गरीब बोलूंगा, अभी अमीर तो नहीं बोलूंगा, बोलते जी गरीब नहीं बोलना, तो क्या बोलूंगा इनको मैं? अभी तक क्या बोलूं इनको मैं? सेठ साहब बोल दूं क्या इनको? मैं अंबानी अडानी के साथ अटैच कर दूं? बड़े सारे कमेंट्स आते हैं जी आप गरीब मत बोलो। गरीबी रेखा में ही रखा जाता है, और गरीबी रेखा में ही वहां पे शब्दों में लिखा जाता है कि उनको, गरीबों को सहारा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकारें करती भी हैं, लेकिन सरकारों का जो योजनाएं होती हैं इन तक क्यों नहीं पहुंचती समय पर? मेरा पूछने का मतलब ये है, क्यों नुमाइंदे चुने होते हैं, क्यों उनको वोट दिए होते हैं, क्यों हाथ जोड़ जोड़ कर वो आते हैं कि जी दिखने ख्याल रखने हो साड़ा, क्यों जिम्मेदारी लेते हैं गांव की जब कुछ नहीं होता? तो मैं सिर्फ इसी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हर जगह की जितने भी पंच प्रधान, मैं सभी की बात कर रहा हूं, सभी पंचायतों की बात कर रहा हूं। क्या आपके आसपास में जो भी इस वर्ग के लोग होते हैं जो बिल्कुल दयनीय हालात में होते हैं, वो आपकी नजर में क्यों नहीं आते? उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? मुझे पहले ये चीज बताएं। कभी हम जा रहे हैं, कभी कोई कैंसर पीड़ित है तो वहां का प्रधान प्रतिनिधि वो कुछ नहीं कर पाते, कोई एक जाके होंगे जो अच्छे हैं। कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहां के प्रधान, उनको सैल्यूट करता हूं मैं जाकर कि नहीं यार इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, या वहां के प्रधान खुद हमें बुलाते हैं कि एक बार आप भी आओ, जो कुछ हमसे बनता था वो हमने कर दिया। लेकिन अभी ये खतरे में घूम रहा है परिवार, पता नहीं कहाँ है बेचारा, अभी छोटी सी उम्र है, कहाँ जाएगा? कुछ क्या सहारा है, क्या योजनाएं हैं सरकारों की, और कहाँ है, किसको मिलती हैं? समय पर जो चीज ना मिले तो उसका फायदा क्या है? हर जो चीज है जो समय पे मिल जाए, इनको अभी जरूरत तो अभी मिलना चाहिए ना जी। नंबर डाला है, नंबर आएगा, ये गिर जाएगा, फिर होगा। कई सारे वीडियोस आप देखते होंगे जब माननीय आ जाते हैं दुख प्रकट करने के लिए, दुख होता है जी हमें, ये मर गए या इनकी हड्डियां टूट गई, ये दब गए थे, उस टाइम पे दुख प्रकट करेंगे। लेकिन उसके साथ ये वाला वीडियो, जब कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती है तो ये वाला वीडियो जरूर साथ में उसमें लगाएं जरूर, तब देखें कि उस टाइम पे माननीय कहाँ थे, चुनिंदा प्रतिनिधि कहाँ थे, क्यों उनको आना नहीं चाहिए था इस टाइम पे, करना नहीं चाहिए था? एसडीएम साहब ने कब से ऑर्डर निकाले हुए हैं, तहसीलदार साहब ने कब से ऑर्डर निकाले हैं, उसके बावजूद भी इनको अभी तक कोई आश्रय नहीं दिया गया। इनके लिए 500-1000 रुपये भी बहुत कीमती है, 100 रुपये भी बहुत ज्यादा इनके लिए मुसीबत है कि कहाँ से ये गुजर बसर करेंगे। क्या करते हैं पिताजी अभी आपके? कुछ नहीं, बीमार है। आप क्या करते हो अभी? वही पढ़ाई चल रही है आपकी? क्या
पढ़ाई करें या दिहाड़ी लगाएं? बुजुर्गों से दिहाड़ी लगती, कैसे किस तरीके से चलेगा सिस्टम? दाल रोटी खा के थोड़ा ना चलेगा गुजारा, छत भी चाहिए और पूरे रिस्क में है पूरा परिवार। तो मैं यही हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूँगा कि ऐसा ना होने दें। जितने भी प्रधान, पंच, प्रतिनिधि जहाँ भी, किसी भी पंचायत के, मैं ख्याल से इसी पंचायत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स कोई हमें अभी कोई हमारी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है जो हमें सरकारी फंड आ रहा है या कहीं से आ रहा है। ये हमारा क्राउड फंडिंग होती है। ये जितने भी देखने वाले बेचारे, जो भी आम जनता है, वो अपनी नेक कमाई का 100, 200, 250 रुपये, 20 रुपये भी डोनेशन देते हैं, तब जाके दवाइयों का खर्चा निकलता है। कोई डायलिसिस पे है, स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह जो होती है वो तो उसका तो बुरा ही हाल है। साथ में ये योजनाएं, सब कुछ चला हुआ है, योजनाएं बड़ी सारी हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन धरातल पे देखें, इसे कहते हैं धरातल। बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पे जनसभाएं होती हैं, ये देखें असली। अगर माननीय हमारे सीएम साहब देख रहे हैं तो वो भी देखें, धरातल ये होती है जो सजा धजा कर वहां पर जनता के जय जयकारे नारे दिखाए जाते हैं, झंडे लहराए जाते हैं। किसी भी सरकार की बात हो, चाहे मैं किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूं, तो धरातल का दिखाएं। ये चीजें, ये है धरातल, नींव जिसको बोलते हैं, यहां से शुरू होता है। वहां से बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाएं, असली चीज दिखाएं। ऐसे ऐसे कई सारे परिवार होंगे। तो हमें कोई सैलरी नहीं है, हम भी अपना समय, हम भी अपना ये नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि हम भी अपने जिला के, अपने प्रदेश के अगर हम रहते हैं तो अपने घर परिवार के साथ भी हम अपनी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निभाएं इंसानियत का। क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानवता की सेवा जरूरी है। लेकिन जब हम बिना किसी, मतलब गाड़ी का खर्चा भी हमें खुद अपनी जेब से निकालना पड़ता है। जब आपको सब कुछ मिल रहा है, सरकारों की तरफ से योजना में आपको सैलरियां भी मिल रही हैं, पता नहीं क्या क्या भत्ते आपको मिलते हैं, उसके बावजूद भी ये परेशान है, तो फिर किस लिए आपको पेंशनें लगी हैं, किस लिए आपको सैलरियां लगी हैं, किस लिए आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, किस काम के लिए? जब यही लोग परेशान है, यही वोटर परेशान है, तो किसके लिए बने हो फिर आप? शब्द कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं। जरूर इनका समाधान करें, नहीं तो हम अपने आप समाधान कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होता तो एक बार आप बता दें कि जी हमारे से नहीं होता, सरकारें बोल दें, जो भी चुनिंदा प्रतिनिधि हैं वो बोल दें, उसके बाद हम जनता, हम समाज हैं, हम एकजुट होकर 100 रुपये डाल के हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। क्या सिस्टम है? गाड़ी पे ही है हमें कौन? ये हालत है यहाँ की। आए कभी यहाँ पर, माननीय यहाँ पर चढ़ें खुद इस सीढ़ी से, फिर आके ऊपर देखें। अभी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं जो गांव वाले हैं, गांव वालों का क्या कहना है, क्योंकि शायद 2 शब्द मेरे से ऊपर नीचे हो गए होंगे, किसी को बुरे लगे होंगे, लेकिन ये थोड़ा ना, जो यहाँ के रहते हैं वो थोड़ा ना झूठ बोलेंगे। क्योंकि चलो पहले बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम उद्यम सिंह। उद्यम सिंह। अच्छा, यहीं ये रिश्तेदार हैं आपके? रिश्तेदारी पिंड ही है मेरा। अच्छा, गाँव में। अच्छा, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आप बताएं इस परिवार के बारे में और पंचायत के बारे में। तो क्या कहना है, ये इसकी जल्दी से जल्दी हो जाए काम तो अच्छा है। कितना टाइम हो गया इस मतलब तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे हिसाब से 35-40 साल हो गए। मकान की ज़्यादा हालत कितने टाइम से ख़राब है? होगी 15-20-25 साल। 20-25 साल से, मतलब 20-25 साल से कितनी पंचायतें चेंज हुई होंगी? सोचने वाली बात है। दूसरी, तीसरी, चौथी पंचायत मेरे हिसाब से 2 से तीसरी होगी, और किसी ने भी कुछ नहीं किया अभी तक। ये है सच्चाई। ये मिट्टी के घर बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, जो पक्के मकानों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी अपना मतलब बनने ये फर्ज निभा रहे हैं। सर भाई, ये ऐसे बात है कि लेडीज जिन चाहिए, कोई प्रधान जो है ना, हाँ, लेडी के बस के बाहर है। तो 3-4 बार लेडीज पिछले प्लान में भी अब की बार भी है। इसके पहले जो है ना, वो इससे 2-3 साल 5 साल पहले, 10 साल। तो क्या वो एक्टिव नहीं है जो अभी चुनिंदा है? कोई एक्टिव जाए, जितना मर्जी पड़ा हो, कोई फायदा सर नहीं। शौक ही पूरा करेंगे कि हम प्रधान बने। हाँ। बस एक हो गया, एक चेयर मिल गई, एक बड़ी कुर्सी मिल गई, टेबल मिल गया, नेम प्लेट मिल गई। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी पड़ोसी सर हैं? मैं इसी गांव की हूँ सर। मकान की कंडीशन तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ना। हाँ जी, हाँ जी।
तो सर अब बोलने वाले तो कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि सामने दिख रहा है कि सामने मकान दिख रहा है, कितनी बिल्कुल दिख रहा बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए सर। वैसे तो अब काफ़ी टाइम से आप लोग गुहार लगा रहे हैं। आपने वहाँ पे जो सबसे पहले आप कहाँ गए, सबसे पहले आपने किसके पास दरख्वास्त दी अपनी? ये प्रधान पंचायत में जी। पंचायत में। हाँ जी। कितने टाइम पहले दी थी? शुरुआत कितना टाइम हो गया आपको, मतलब अपना 2019 से पहले तो हम बोलते थे ना ऐसे ही? पर हाँ जी। और 2019 में तो सारे फार्म को बना के दिए, फार्म भर के पूरी फाइल बना के दी। अच्छा। तो उसने बोला कि अभी लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद खोला भी तभी उसने सुनाई नहीं की, कुछ नहीं बोला फिर। तो मकान तो काफी टाइम बीच जो है, जो 3 4 5 मकान बने हैं, बने हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 5 मकान जो है बने हैं, पैसा आया है, पर इनकी सुनवाई नहीं हुई। उसका ही है सर, बनता उसका ही है जो बात चलती है, बोलने वाला हो। हाँ जिसकी सुनाई है तो ये तो जो मतलब पहले से स्ट्रांग है, जो पहले से उसी की है, जो सुनवाई है। जिसकी सुनवाई नहीं है, जिसकी ज्यादा जान पहचान नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका ज्यादा बोलबाला नहीं, उसकी सुनवाई भी नहीं है। जो जिसके पास 4 पैसे भी हैं, उसका बोलबाला भी है और सुनवाई भी उसी की है। मतलब आम जनता जो, जिनके लिए मतलब यहाँ से जुड़ता है प्रधानमंत्री, यहाँ से शुरुआत होती है प्रधानमंत्री की। जो पता नहीं मोदी जी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, अभी तो मोदी जी हैं, आगे कौन आएंगे, पहले कौन थे, आगे का तो भगवान को ही पता है। लेकिन वर्तमान में सीएम साहब जी हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है जी। ये आपका वोट है, यहाँ से आप चुने जाते हैं। सोचिए, ऐसी ऐसी हालत है। कोई निकालें कोई ऐसा सर्वे जहाँ पर कोई ऐसे निकालें इनाम वगैरह। आजकल चालान के ऊपर भी 500 रुपया रखा हो कि कहीं रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो तो 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। लेकिन ऐसी योजना भी निकालें कि ऐसे घर की कोई तस्वीर भेजे, गांव का उनका एड्रेस भेजे और वहां पर वो भेजे कि ये हालत है, उनको भी इनाम रखे ना। शायद प्रतिनिधि कुछ ना करते हो, सुनवाई नहीं करते हो, सेक्रेटरी सुनवाई नहीं करते हो, प्रधान उप प्रधान पंच वगैरह सुनवाई नहीं करते हो। तो ऐसी योजना निकालें कि किसी भी गांव में अगर ऐसा कोई जर्जर मकान है, जो मुसीबत में, जो ज़्यादा संकट में, कोई बीमारी में घिरा हुआ, उसकी फ़ोटो भेजें। उनके लिए भी योजनाएं निकालें ना आप। फिर वहाँ पे दंडित किए जाएं वो, जहाँ वहाँ पे जिनकी जो चुनिंदा है उनका फिर कुछ ना कुछ रखा जाए, उनके लिए भी प्रावधान। पहली बार ऐसा वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम टीवियों में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, तो बड़ी खुशहाली नज़र आती है कि सब कुछ खुश है, प्रसन्न है सभी लोग, हिमाचल तो खुशहाल है। लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं नेता कभी बनूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं कोई राजनीतिक स्टंट है। आने वाले अपने टाइम में मैं आपको आज ये ऐलान करके बताता हूँ कि आज क्या, जब तक जिंदा हूँ तब तक कभी मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, मतलब खुद नहीं खड़ा हूँगा मैं। वोट तो मुझे डालना ही है, क्योंकि एक अधिकार है हमारा। मैं किसी भी कहीं भी वोट डालूंगा, वोट तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं आम जनता में से ही आता हूँ। लेकिन ये ना सोचें, आज ये वाली ये मेरी रिकॉर्डिंग रख लें कि मैं कभी कोई किसी प्रधान के लिए भी मैं कभी खड़ा नहीं होऊंगा। बाकी तो छोड़ दो एमएलए वगैरह के बड़े बड़े सपने की, जी मेरा कोई सपना होगा जी मैं 10 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। निस्वार्थ भाव जो बोलते हैं ना कि निस्वार्थ भाव फलान विधायक साहब ने की, निस्वार्थ कहाँ है? जब सैलरी आ रही तो निस्वार्थ भाव और कहाँ से आ गया? वहाँ तो स्वार्थ छुपा होता है, जब सब कुछ भत्ते वगैरह मिल रहे हैं। निस्वार्थ भाव वो चीज़ होती है जो ये है, ये निस्वार्थ भाव है। मैं खुद को भी नहीं देता श्रेय, ये निस्वार्थ भाव है। जिन्होंने कॉल कर करके हमें बुलाया, इसको बोलते हैं निस्वार्थ भाव है। इनका मकान बन जाएगा, अगर बन गया इनको क्या फ़ायदा होगा? इनको क्या मिल जाएगा? क्या इनको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा? इसे बोलते हैं निस्वार्थ भाव। जहाँ पे अपना कोई भी भाव ना हो, कोई भी स्वार्थ ना हो, सिर्फ उनके दुख दर्द को बटाए, वो होता है निस्वार्थ भाव, इसको कहते हैं। तो ये इसको ये ना लेके चलें कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। लोग बोलते हैं बड़े सारे, ये जी स्टंट है, ये पता नहीं अगली प्लानिंग कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। आज बोल दिया, इस चीज़ को आप रिकॉर्डेड रखें, ये फेसबुक के ऊपर भी चढ़ जाएगा वीडियो, यूट्यूब के ऊपर भी चढ़ जाएगा। मैं इस जीवन में कभी भी राजनीति में नहीं आऊँगा, सिर्फ निस्वार्थ भाव सेवा करूँगा, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा, जन्म दिया है, तो मैं इंसानियत का फ़र्ज़ निभाऊँगा। चाहे मैं अगर एमएलए बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, तब भी एक ना एक दिन प्राण त्यागने हैं। आम इंसान बन के भी प्राण त्यागूंगा, लेकिन आगे जवाब देना है। तो इंसानियत को समझे। धूप टिक्का सुबह शाम करते हैं ना, देवी देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, गुरुओं को मानते हैं ना, तो ये असली कर्म करें। बस यही चीज़ है। बाकी आपको कुछ कहना है? आपने कुछ मुखिया भी बीमार रहते हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम है। अच्छा, स्वास्थ्य है, उनको चला नहीं जाता है, दिहाड़ी मजदूरी कुछ नहीं कर सकते हैं आप, समझो। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी में नहीं।
जिस परिवार का मुखिया दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता है, बेटा भी पढ़ रहा है, उम्र छोटी है, कहाँ से दाल रोटी, इनकी तो बड़ी समस्या होती है कि अब रात को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, चाय के लिए चीनी होगी या कैसे चलेगा सिस्टम। तो जिनकी दाल रोटी जुटाना जो अभी मुश्किल में, तो उनके लिए छोड़ दिए कि मकान की आप देखेंगे जब गिरेगा तब देखेंगे। वेरी गुड, बहुत मज़ा आता है ऐसी बातें सुन के ना, अच्छा दिल तो करता है ऐसे हार पकड़ के पहना दें, ये होगा वो होगा, वो पेन नहीं लेने की इसके लिए कुछ किया जाए। जब 2-3 मकान पहले बन चुके हैं तो क्या उनके मकान गिरने वाले थे? बुरी हाल थी उनकी। जिनके पहले, इनसे पहले जो बन गए उनके बुरे हाल थे, ऐसी हालत थी उनकी। तो ये तो ऐसे बंदे देखो ना, जब आने वाला आगे वो पीछे हो जाता है, जिनको पहले चाहिए वो पीछे हो जाता है, फड्डी बन जाता है ऐसे। जो 1 नंबर वाला वो 100 नंबर पे चला जाता है, 100 नंबर वाला 1 नंबर पे आ जाता है। तो यही है, हम तो सिर्फ आम जनता हैं, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि कुछ सुधार करें, सिस्टम में सुधार लाएं। सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। मैं तो नमन करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक जो भी हमारी समस्या है, जो भी मैंने उनको बताई, उन्होंने उनका तुरंत समाधान किया। लेकिन हमें भी शर्म आ जाती है, कितनी बार उनको डायरेक्ट बोलें। अगर डीसी ही अगर डायरेक्ट हर चीज़ को सोल्व करेंगे तो बाकी की जो कड़ियाँ हैं उनका क्या करना है फिर? हमें बार बार उनको बोलना परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक सिस्टम से चलता है। बोलते हैं कि हांडी का मुँह खुला हो तो शर्म करनी चाहिए। अब हमारे पहले प्रजापति साहब थे, प्रजापति साहब ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा अपने प्रजा का, अपने ज़िला कांगड़ा का। अब डॉक्टर निपुण जिंदल जी हमारे डीसी साहब हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब जो केस इनको दिख जाता है उनके लिए पर्सनली भी करते हैं, पर्सनली तौर पे भी सहायता देते हैं, और प्रशासनिक जो भी बनता है वो भी सहायता करते हैं। लेकिन हमें शर्म आ जाती है कि बार बार कितना बोलें। कभी डीसी साहब किसी किडनी ख़राब होगी, कभी डीसी साहब ये हो गया, कभी डीसी साहब वो हो गया, हमें भी शर्म आ जाती है। हम तो सोचते हैं कि ये जो लोकल जो कड़ियाँ हैं वो अपने एक्टिव हो जाएं तो मतलब बड़ा सिस्टम में हो जाएगा। बस आगे से प्रेशर के दौर ही सिस्टम से ही सिस्टम चलेगा, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ आपने देख लिया कुछ। चलो लड़कियों की शादी हो गई है, उसके ससुराल भी नहीं भेजते हैं, उनको यहाँ पे मायके बोलते कि कहाँ सोना रात को। अच्छा, वो नहीं भेजते हैं। इस कमरे की क्या करें? कितनी लड़की हैं आपकी? 3 लड़की हैं। ससुराल वाले नहीं भेजते, कहाँ भेजेंगे? उनकी बहू है ना वो भी सच्चे हैं बेचारे अपनी जगह। लड़कियां हैं, अपनी लड़की जब आती हैं बरसात में आती हैं, छुट्टियां पड़ेंगी, बच्चों के साथ यहाँ पे आएंगी, अपने मामा के साथ मिलेंगी, नानी के साथ मिलेंगी, नाना के साथ मिलेंगी। लेकिन ससुराल वाले नहीं भेजते, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनकी बहू हैं, उनका वंश है, वो उनको भी डर लगता है कहीं दब ना जाए। कैसे भेजेंगे वो? इनको दिल नहीं करता कि हमारा परिवार खुशहाल हो, वो मेरी बेटियाँ यहाँ पर आएँ, हम यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करें, जैसे भी आते हैं। थोड़ी सी पेन लें, इन आंसुओं की थोड़ी सी कदर करें, अपने ऊपर एक बार सोच के देखें, अपने आप को इनकी जगह रख के देखें, फिर सोचें कि उस पीड़ा को अनुभव करें कि क्या है वो पीड़ा। कितना टाइम हो गया आपकी बेटियों को? आती होंगी, चली जाती होंगी? 3 दिन में आती है, रात को नहीं रुकती है। कितना टाइम हो गया रात गुजारे हुए आपकी बेटियों को यहाँ पे? याद भी नहीं है, याद भी नहीं कि अभी महीने 2 महीने 4 महीने साल की बात हो तो याद हो। बरसों हो गए होंगे उनको यहाँ पे। दिन दिन आएंगी बेचारी, यहाँ पे बैठेंगी और चली जाएंगी। क्या करेंगी बेचारी को भी? ये है हालात। अभी इलेक्शन आएंगे, बड़ा कुछ होगा, बड़े सारे वायदे किए जाएंगे, लेकिन यही चीज़ बोलूँगा, कितने इलेक्शन गुजर गए, कितनी सरकारें बदल गई, कितने प्रतिनिधि बदल गए, लेकिन इनके हालात नहीं बदले। हम तो ये अरदास करते हैं कि हमें प्रधानमंत्री योजना से तय पैदा मिल जाए तो चल मकान बना। जो इनका हक है उसको जल्दी से जल्दी दे दें। इनका नंबर जो होता है, पता नहीं कैसे आगे पीछे नंबर जाते हैं, जो इन्होंने ये पीछे बना रखे हैं कमरे के लिए, तैयारियां कर रखी हैं, करवा दें। जब तक ये जिंदा है ना, जीवित हैं, जब तक ये हैं, इनको देख लें अपने मतलब उस पैसे को, उस मकान को जो योजनाओं से मिलेगा, सरकार से मिलेगा। दिल दुखा के मत दो कोई भी चीज़ जो देनी है, तो मतलब किसी का दिल दुखा के रो के इनके आंसुओं से वो जाएगा, तो उससे कोई आशीर्वाद थोड़ा ना मिलेगा।
ये तो बद्दुआएं होती हैं, दुआ थोड़ा ना, जो चीज़ बाद में इनको मिलेगी तो कितने आंसू होंगे उस मकान के पीछे। खुशी खुशी दे दो यार जो देना है, बाद में तो दोगे, दब जाएंगे तब भी दोगे, गिर जाएगा तब भी दोगे, रुला के भी दोगे, हंसी खुशी दे दो जो देना है। बस यही चीज़ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे लिए नहीं इनके लिए फैला दो, ताकि ये वीडियो सीएम साहब के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री भी देखें कि उनकी आवास योजना में कितने लोग खुश हैं, बाकी जितने भी सारे सभी तक ये पहुंचे। अब आपका काम है, अगर आप अपने घरों से या दुकान से या कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका शेयर जो है वो इनको जल्दी से जल्दी मकान दिलवाएगा, क्योंकि आराम से कोई भी चीज़ नहीं होती। मैं तो यही वेट कर रहा था 1-2 महीने से कि चलो प्रशासन लगा है कर लेगा, लेकिन अभी तक देखिए कुछ हो ही नहीं पा रहा है। एसडीएम साहब तो बेचारे अभी आए हैं, अभी उनको तो कोई महीना नहीं हुआ, अब वो क्या करेंगे, उनको तो पता भी नहीं है। उनको तो मैं क्या बोलूँ, अभी तक बेचारे उन्होंने आए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे एसडीएम साहब हैं कि जिन्होंने प्रोसेस में आते ही डाल दिया, ऑर्डर दे दिए, तहसीलदार साहब को ऑर्डर दे दिए, उन आगे से आगे प्रोसेस में डाल दिए, उसी टाइम पे ऑर्डर दे दिए ना। एप्लीकेशन बहुत अच्छे एसडीएम सर, बहुत ढंग से बात की और उसी टाइम में एप्लीकेशन पे लिख दिया जाए। लेकिन एसडीएम साहब जी बेचारे अगर वहाँ से उन्होंने ऑर्डर दे दिए तो उनके ऊपर कार्रवाई आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? एसडीएम साहब ने तो अपना काम कर दिया और स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे वहाँ पे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो डीसी साहब, वो प्रशासनिक अधिकारी तो ऐसे हैं, उनको तो मैं बोलूँ कि उनको तो जितना नमन किया जाए, चाहे एसडीएम साहब हैं चाहे हमारे डीसी साहब हैं, जितना उनका मतलब मैं नमन करूँ उतना कम है। लेकिन बाकी जो कड़ियाँ होती हैं ना, जो बनाती हैं सिस्टम, जो आगे पेश करती हैं, उन कड़ियों में थोड़ी बहुत ज़्यादा कमी होती है। जिनके पास वो जो सारा सब कुछ चिट्ठा बना के आगे भेजेंगे, किस तरीके से भेजेंगे, वहाँ से वो कमज़ोरी होती है। जो उनके पास चीज़ पहुँचेगी नहीं तो वो क्या करेंगे। वीडियो लंबा हो गया, खैर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका नेट पैक भी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, तो बस आपको यही कहना चाहूँगा, इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो। जो भी इनका फंड है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो जल्दी से जल्दी इनको मिल मिले। जाए। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो यही है, इसीलिए हमारा नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का ये फेसबुक पेज है। अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये जितनी भी दिक्कतें होती हैं उनके वीडियोस आपको मिलते रहें, और आपका जो भी दान पुण्य होता है वो आपको इनको मिलता रहे आपके द्वारा भी। अब मैं आपको तो बोल नहीं सकता कि आप 150 दें, जब सारी तरफ से जब कुछ नहीं होगा तब हम आपस में मिल के करेंगे। इस बार तो मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप 100 रुपये 200 रुपये दें, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ मैं प्रशासन से, शासन से ही विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको जो भी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत इनके ऊपर इस हफ्ते, इन 8-10 दिनों में इनको वो पैसा दिया जाए, ताकि यहाँ पे काम शुरू हो जाए इनके मकान का। तो ठीक है, बोलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कोई नेता नहीं हूँ कि मेरे को बोलने का बड़ा एक्सपीरियंस है। जो कुछ आता है मैं बोल जाता हूँ, जो कुछ आपको समझ आता है वो आप देख लें। ठीक है, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।